हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम लोग का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। और जब भी क्लास 12th का पेपर बनता है तो याद रखिए, इसके बिना पेपर अधूरा है। इस टॉपिक के बिना पेपर अधूरा है, गॉस लॉ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए सुनिए, गॉस लॉ क्या है। हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, हमारे पास ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये क्लोज सरफेस, और यहां पे ये एक चार्ज है Q। ये Q चार्ज अपने चारों तरफ एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस एरिया में से जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया में से जा रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया में से जा रही, और ये इस एरिया में से, और ये इस एरिया में से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक विथ एरिया क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, दिस इज फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डॉट ए दिस। और अगर इसको हम इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना चाहते हैं, दिस इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस कॉस थीटा। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हो गया। तो इसके बारे में हम लोग ने पिछली स्टडी की हुई है। व्हाट इज दिस ए, दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक विद ए सर्टेन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब गॉस लॉ का और इसका क्या रिलेशन है आपस में, देखिए। सबसे पहले हम जो गॉस लॉ लेते हैं, याद रखिए, वो क्लोज सरफेस के लिए लेते हैं। जब हमारे पास कोई क्लोज सरफेस होगी तभी गॉस लॉ एप्लीकेबल है, वरना हम गॉस लॉ नहीं लेंगे। ओपन सरफेस के लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल है ही नहीं। तो गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ए क्लोज्ड सरफेस, ओनली फॉर ए क्लोज सरफेस। तो आपके पास एक क्लोज सरफेस होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, अब गॉस लॉ की ना कोई फिक्स डिफिनेशन नहीं है, हर राइटर अपनी एक अलग डिफिनेशन लिखते हैं। हर राइटर अपनी एक अलग डिफिनेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्लोज सरफेस होनी चाहिए और उसमें चार्ज होना चाहिए, मतलब क्लोज सरफेस के अंदर। वो चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर नहीं होना चाहिए, तभी गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं है। गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं है अगर चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर हुआ। तो चार्ज कहां होना चाहिए, क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक। और उस चार्ज में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकले, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकले, सब इस एरिया को, इस पूरे क्लोज सरफेस वाले एरिया को टच करते हुए जाएं, ठीक। एक पॉइंट चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो आंसर है 1/ε0। एकदम पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक। 1/ε0 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसमें से निकलती हैं, दिस। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने काउंट कर लिया, तो ये इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो आपको एक चीज तो पक्की याद रखनी है, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओनली क्लोज सरफेस। सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। गॉस लॉ और किसका रिलेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए स्टडी करते हैं गॉस लॉ के बारे में और इसकी एक फिक्स डेफिनेशन बनाते हैं, ठीक। दिस इज गॉस लॉ। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई लिंक टू ए क्लोज सरफेस। हमारे पास एक क्लोज सरफेस होगी जिसके साथ वो लिंक करेगा। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/ε0, मतलब उस क्लोज सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो किसके इक्वल, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स होगी द चार्ज Q इज इनक्लोज इन द सरफेस, और यहां चार्ज हमारा Q होगा जो सरफेस के अंदर होगा। सो हमें डिफिनेशन पता थी और डिफिनेशन के मुताबिक हमने फॉर्मूला बना लिया। तो दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to Q/ε0. This is Gauss theorem.
तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो गॉस लॉ किसके बारे में बात करता है? तो आंसर क्लोज सरफेस के बारे में, ओपन सरफेस के बारे में बात नहीं करता। चार्ज कहां होना चाहिए? दिस चार्ज। अगर इसको हम पूरा डिटेल में फॉर्मूला लिखेंगे तो ये फॉर्मूला ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस क्यू इज इनसाइड। अभी मैं डिटेल कर रहा हूं पूरी। क्यू कहां होना चाहिए? इनसाइड, मतलब ये क्यू बाहर नहीं होना चाहिए। एक क्लोज सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है ये गॉस लॉ हमें बताता है, ठीक है। और ये चार्ज कहां होना चाहिए? सरफेस के अंदर। सरफेस के बाहर वाला चार्ज हम नहीं लेंगे, नोट कर लीजिए। हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। और ये हमने क्लोज क्यों लगाया बताइए? ये गोला क्यों बनाया है? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लोज सरफेस की। अगर क्लोज सरफेस ना होता तो हम ये क्लोज इंटीग्रल ना लगाते। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर ई डॉट डी एस के इक्वल है तो ये ई डॉट डी एस किसके इक्वल हो सकता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो सकता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मेन फॉर्मूला ये है, इससे हमने ये बनाया है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको डी एस कॉस थीटा भी आप लिख सकते हैं। और क्लोज इंटीग्रल क्यों बनाया है? क्योंकि गॉस लॉ क्लोज सरफेस के बारे में बात करता है। गॉस लॉ नोट कर लीजिए आप लोग, गॉस लॉ। चलिए आइए गॉस लॉ के बारे में आगे पढ़ते हैं। गॉस लॉ हम लोग ने पढ़ लिया। अब हाँ देखिए, एक चीज मैं और बता दूं आपको, गॉस लॉ का कोई प्रूफ नहीं, ठीक है, लेकिन हम इसको जो है ना एक स्फीयर बना के प्रूफ कर सकते हैं। देख लो भैया इसको भी, गॉस लॉ देखो, हमारे पास ये एक स्फीयर है, ये एक क्लोज सरफेस है, और चार्ज कहां होना चाहिए? अंदर, तभी गॉस लॉ एप्लीकेबल है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकली, इन दिस डायरेक्शन, 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 ओके, इन दिस डायरेक्शन। देखिए भाई कैसे होगा ये, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ये जो है ना इन दिस डायरेक्शन निकलेगा, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए कि ये आपकी एक क्लोज सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, वो हर एरिया से लिंक हो रही हैं। ये देखिए, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया से लिंक हो रही ना, दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, सारे एरिया से ये लिंक हो रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक विथ एरिया क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट A, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक विथ एरिया, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर कैसे होता है? सरफेस से परपेंडिकुलर, दिस इज एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में। तो अब आप मेरे को बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि ये एरिया कैसा ले रहे हैं? छोटा सा ले रहे हैं। दिस एरिया इज डी एस, दिस एरिया इज डी एस, दिस एरिया इज डी एस। ये तो टोटल एरिया ए है ना, लेकिन ये छोटा सा एरिया कितना है? डी एस। ये भी छोटा सा एरिया कितना है? डी एस। अब ई की डायरेक्शन इस तरफ, डी एस की डायरेक्शन इस तरफ, थीटा कितना? 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या आएगा? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि इसमें टोटल चार्ज Q रखा है, इनटू ds।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हर तरफ कैसी है? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ये चीज बाहर आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद ये क्या लग जाएगा? क्रॉस इंटीग्रल ऑफ ds। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब ds इसका इंटीग्रेट करेंगे, मतलब सारे एरिया को इंटीग्रेट करने का क्या मतलब हुआ? सबको ऐड कर देना। तो ds ऐड करेंगे तो ये टोटल हमारा एरिया आएगा, और एरिया स्फीयर का कितना होता है? 4 पाई R स्क्वायर। तो इसका पूरा एरिया कितना होगा? 4 पाई R स्क्वायर। तो हम यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा एरिया? 4 पाई R स्क्वायर। क्यों 4 पाई R स्क्वायर? क्लोज इंटीग्रल ऑफ भाई E डॉट ds ले रहे हैं। 4 पाई R स्क्वायर और 4 पाई R स्क्वायर कैंसल, तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा किसके इक्वल आया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलिए प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? तो ये चीज आपको याद रखनी है, दिस नोट कर लीजिए इस चीज को। ये चीज आपको बहुत बेहतर से याद रखनी है कि कोई पूछे भैया गॉस लॉ का प्रूफ दे दीजिए, तो बहुत से टीचर्स कहेंगे बेटा ऐसा कोई प्रूफ नहीं बना। लेकिन आपको क्या कहना है कि भैया प्रूफ तो है, क्योंकि हमारे सामने क्या है? स्फीयर, और इस स्फीयर के सामने हम छोटा सा चार्ज रखेंगे, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे दिस डैट डैट, सामने आपका फ्लक्स आ गया। अब सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कब मिलेगी लेकिन कब मिलेगी। अब आप मेरे को ये बताइए, यहां से यहां आ गए, यहां आ गए, यहां आ गए, यहां पर आ गए। अब आप मेरे को यह बताइए कि अगर यहां R क्यूब होता तो क्या यहां पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन R आता? मतलब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट R आता। अगर यहां मान लीजिए R क्यूब होता तो R क्यूब, तो एक R नीचे बच जाता। और हमारा गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि मतलब क्लोज सरफेस से जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो किसके इक्वल होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ही इक्वल होगा। लेकिन अगर यहां R क्यूब होता तो क्या यहां Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू R आता? तो आंसर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू R आता। अब अगर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू R आता तो वो तो हमारा गॉस लॉ का फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि गॉस लॉ में क्या कहीं रेडियस होता है? आंसर इज नो, रेडियस नहीं होता। अब अगर हमें रेडियस को ही गायब करना है तो हमें कौन सा रेडियस लगाना पड़ेगा? क्यूब वाला रेडियस की स्क्वायर वाला रेडियस? तो आंसर स्क्वायर वाला रेडियस। तो याद रखिए गॉस लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? गॉस लॉ डिपेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये आपको याद रखना है। अब आप कहेंगे सर का तो मूड बड़ा बढ़िया है, क्योंकि भाई टॉपिक ही इतना बढ़िया है तो पूछो मत। गॉस लॉ किस पे डिपेंड करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करता है, ठीक? तो ये आपको भाई एकदम अच्छे से याद रखना है, क्योंकि स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर होगा तब ये कैंसल होगा तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक? तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला आया वो आया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सुनो भाई, अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप पॉइंट पर। देखो ये हमारे पास एक सरफेस है, इसके अंदर एक चार्ज रखा है Q और एक चार्ज बाहर रखा है Q, ठीक है? ये Q इस पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा ऐसे, और ये Q ऐसे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा। तो बताइए आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो आंसर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस क्यों Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा? क्योंकि हम ये वाला Q लेंगे, हमें इससे मतलब ही नहीं है। Q इनसाइड, Q इनसाइड, जी ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हमेशा अंदर लेना है। दूसरा देखिए, ये हमारे पास एक सरफेस है
कौन सी सरफेस भैया? क्लोज। दिस इज Q1, दिस इज Q2। अब बताओ ये Q1 Q2 मिलकर कितना फ्लक्स बनाएंगे? तो आंसर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब जितना चार्ज अंदर होगा उन सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2। तीसरा देखिए, यहां पर एक चार्ज रखा है Q। अब आप बताइए ये क्लोज सरफेस के अंदर कितना फ्लक्स बनाएगा? तो यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड गई, यहां से बाहर निकल गई, यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड गई, यहां से बाहर निकल गई, यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड गई, यहां से बाहर निकल गई। तो जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मानेंगे पॉजिटिव ही, आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को मानेंगे हम निगेटिव ही। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? 0। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 तो फ्लक्स इज 0, तो नेट फ्लक्स हमारा कितना आएगा? 0। दूसरा आप कह सकते हैं कि भाई अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो क्लोज सरफेस में कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा ही नहीं। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया, नोट करते जाओ। दूसरा देखिए, ये हमारे पास एक चार्ज है Q, इसका रेडियस है R, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इसके बाहर हमारे पास एक और स्फीयर है, ये चार्ज है, ये इस पे ऐसे फ्लक्स बना रहा है, इसका रेडियस है 2R। इसके बाहर एक और स्फीयर है, इसका रेडियस है भाई हमारा 3R। तो बताइए नेट फ्लक्स इस स्फीयर पे कितना होगा, इस स्फीयर पे कितना होगा, बड़े वाले स्फीयर पे कितना होगा? तो नेट फ्लक्स होगा हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि सिंपल भाषा में देखिए, क्या इसमें कहीं रेडियस है गॉस लॉ में? आंसर इज नो। गॉस लॉ के फॉर्मूले में कहीं रेडियस है ही नहीं। अब अगर रेडियस नहीं है तो गॉस लॉ हमारा रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। अब अगर ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता तो ये साइज पे डिपेंड नहीं करता। इस स्फीयर की साइज इतनी बड़ी हो, इतनी बड़ी हो या इतनी बड़ी हो, फ्लक्स हमेशा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो गॉस थ्योरम डज नॉट डिपेंड साइज। नोट कर लीजिए चौथा कॉन्सेप्ट। Q कैसा होगा भाई हमारा? इनसाइड वाला। जितने भी होंगे सबको जोड़ देंगे, बाहर वाले लेने ही नहीं है। दूसरा देखो, ये चौथा कॉन्सेप्ट हो गया। तो गॉस लॉ हमारा साइज पे डिपेंड नहीं करता। और देखो, इसके अंदर एक चार्ज रखा है Q, ए लिख दे रहा है। इसके अंदर एक चार्ज रखा है Q सेंटर पे, इसके अंदर एक चार्ज रखा है Q, इसके अंदर बीच में चार्ज रखा है Q। अच्छा सुनिए, ये सारे चार्जेस ना तो सरफेस पे रखे गए हैं ना तो सरफेस के इधर उधर। सारे चार्जेस कहां हैं? सेंटर, 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 सेंटर। सारे चार्जेस सेंटर पे हैं, बता देना पहले, ठीक है? दिस इज T। तो बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? तो ए वाले के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बी वाले के लिए होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सी वाले के लिए होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डी वाले के लिए होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमारा गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम डज नॉट डिपेंड ऑन शेप। तो हमारा गॉस थ्योरम शेप पर भी डिपेंड नहीं करता। शेप कोई भी हो, हमेशा फ्लक्स कितना निकलेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? तो गॉस थ्योरम हमारे शेप पर भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन शर्त क्या है? चार्जेस कहां होने चाहिए? सेंटर पे। नोट कर लीजिए इस चीज को। साइज पे भी डिपेंड नहीं करता।
लास्ट कॉन्सेप्ट सुनो, यहां पे एक चार्ज रखा है Q और ये बाहर एक चार्ज है Q, ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रहा दिस, और ये बाहर से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा दिस। तो बताओ नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट फ्लक्स हमारा होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही है। Q कौन वाला, आउटसाइड की इनसाइड? तो आंसर Q हमारा होगा इनसाइड दिस। अभी मैंने एक फ्लक्स का फॉर्मूला और लिखवाया, दिस फ्लक्स इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने ये गॉस थ्योरम में लिखवाया था अभी, ठीक, जो इससे बना है। ये Q कैसा है हमारा? ये Q हमारा होगा इनसाइड। अब आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड आप कौन सी लेंगे? जो ये चार्ज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे कि आउटसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे? तो आंसर, हम इन दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम इनसाइड आउटसाइड वाली ऐसे नहीं लेते हैं, सबकी लेते हैं, सबकी लेके एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिस। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं है कि अगर आप चार्ज इनसाइड का ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिर्फ आप इनसाइड वाली लेंगे ना, आप इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, तब जाके यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे। अगर इसकी है 10, इसकी है 8, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी 2, तो यहां 2 रखेंगे, यहां सिर्फ 10 नहीं रखेंगे। लेकिन चार्ज है 5, ये चार्ज है 8 कूलम, दिस इज 5 कूलम, दिस इज 8 कूलम, तो यहां चार्ज कौन सा रखेंगे? सिर्फ 5 कूलम, क्योंकि चार्ज इनसाइड है। ठीक है, तो ये आपका गॉस लॉ के बारे में पूरा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी हुई है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो गॉस लॉ किसकी बात करता है? छोटा सा वन शॉर्ट रिवीजन। गॉस लॉ किसकी बात करता है? क्लोज सरफेस की बात करता है। गॉस लॉ में हमें क्या पता लगाना है कि किसी भी क्लोज सरफेस में एक चार्ज कितना फ्लक्स बनाता है, कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ शेप पे डिपेंड करता है? नहीं। एरिया और साइज पे डिपेंड करता है? आंसर इज नो। चार्ज कौन सा लेना है? इनसाइड, ना कि आउटसाइड वाला। अंदर अगर चार्ज ढेर सारा है तो ऐड कर दो, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर है तो क्या करोगे? रिजल्टेंट लेना है। ठीक, तो गॉस लॉ के बारे में हो गया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, कि गॉस लॉ में कैसे हम किसी भी एक, हमारे पास सामने रिंग आ जाए, स्फीयर आ जाए, सिलेंडर आ जाए, तो हम कैसे वहां पे गॉस लॉ के रिलेशन से फ्लक्स निकाल सकते हैं, गॉस लॉ के रिलेशन से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं बिना कोई ताम झाम वाले मेथड से। ठीक, गॉस लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, भाई याद रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना पेपर नहीं बनता। तो ठीक है, फिर हम लोग कल स्टडी करेंगे। थैंक यू।